आपका स्वागत है। मैं दिशा सेन। तो चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। नमस्कार, बीवीएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करते हैं खबरों की। बल्लभगढ़ की भाटिया कॉलोनी में करंट लगने से एक नंदी महाराज की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही गोरक्षक दल के लोगों ने मौके पर पहुंचकर मृतक नंदी के शव को बरामद कर खुद विधि विधान के साथ दफन किया। हालांकि इस दौरान गोरक्षक दल के लोगों ने साफ तौर पर बिजली विभाग के अधिकारियों के ऊपर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बिजली कर्मचारी ने ट्रांसफार्मर में जो कनेक्शन है वे बहुत नीचे किए हुए हैं, जिसके चलते आए दिन कहीं कोई गौ माता या कोई नंदी महाराज करंट की चपेट में आ जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा नज़ारा बल्लभगढ़ की भाटिया कॉलोनी का है, जहां पर बिजली का करंट लगने से एक नंदी महाराज की मौत हो गई। आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश के चलते भाटिया कॉलोनी स्थित ट्रांसफार्मर बिजली का करंट जमीन में नीचे उतर आया, जिसके चलते नंदी महाराज की मौत हो गई। बारिश के कारण नए नए हादसे हो जाते हैं और ऐसा ही हादसा एक भाटिया कॉलोनी में हमारी ये झूड़ है इसके पास हुआ, जिसके कारण वो करंट लगने से एक नंदी भगवान की डेथ हो गई और जिसके कारण और भी बड़ा हादसा हो सकता था। उसके साथ और भी बहुत सारे जानवर थे जो इस दुर्घटना का शिकार हो सकते थे, लेकिन डिपार्टमेंट में हमारे चाहे जई हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, फ़ोन उठा के राजी नहीं है। एक दूसरे पे टाल देते हैं कि वो उसका एरिया है, वो इसका एरिया है। लगा वो ये जो ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, इसका जो सर्किट है बहुत नीचे है और कई बार हमने इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन वो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। दूसरी चीज़, इसका आप देख रहे होंगे ऊपर जो जम्पर है ये डायरेक्ट जोड़ा हुआ है। अगर लाइन काटनी भी चाहे, किसी नज़दीकी इलेक्ट्रीशियन से कटवानी चाहे तो, लेकिन वो लाइट नहीं कर सकती। यहाँ पे जी हमको थोड़ी देर पहले सूचना मिली कि यहाँ पे गौवंश की मृत्यु हो चुकी है करंट लगने की वजह से। और आज में हमें 3 गौवंशों की ऐसी हमें सूचना मिली कि यहाँ पे 3 गौवंश करंट लगने की वजह से, एक यहाँ पे मरा है, एक आदर्श नगर मरा है, एक और गौवंश मरा है। 3 जगह पे आज में ये सरासर बिजली विभाग की लापरवाही है। आज तो ये चलो गौवंश है, अगर गौवंश की जगह ये रास्ता ऐसा कच्चा रास्ता है, इससे पानी भी भरा हुआ है बारिश आने की वजह से, अगर यहाँ पे कोई और व्यक्ति होता तो अगर उसकी मौत होती क्या बिजली। बात करते अगली खबर की। चरखी दादरी पिछले 7 अगस्त को जारी आशा वर्कर्स को ये हड़ताल अब आगामी 26 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इन दिनों तक अगर कोई हल ना निकला तो अम्बाला जोन के तहत आने वाले जिलों के साथ ही आशा वर्करों द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हड़ताल व धरना प्रदर्शन के दौरान चरखी दादरी व भिवानी की वर्कर्स द्वारा नारेबाजी के साथ अपने गुस्से का इजहार किया गया। साथ ही आशा वर्कर्स ने गीत व राजवंती की अध्यक्षता में अपनी मांगों को लेकर स्थानीय विधायक सोमवीर सागवान के आवास पर पहुंची, लेकिन उनके उपस्थिति न होने पर उनके प्रतिनिधियों का अपना ज्ञापन सौंपा। संचालन राज्य प्रधान कमलेश ने किया। राज्य प्रधान कमलेश ने कहा कि मांगों में जनता को गुणवत्ता स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकारी स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत किया जाए व एनएचएम को स्थायी किया जाए। 8 एक्टिविटी का काटा गया है, 50% भी तुरंत वापस लागू किया। कोविड-19 में काम कर रही आशा वर्करों को जोखिम भत्ते के तौर पर 4000 रुपए दिए जाने चाहिए। दादरी की दोनों आशा वर्कर विधायक के माध्यम से हम ज्ञापन देने आए थे, जिसमें भिवानी जिला का भी ज्ञापन था और दादरी जिले का भी ज्ञापन था, लेकिन हमारे विधायक सोमवीर सागवान जी के बारे में बताया कि वो चंडीगढ़ गए हुए हैं। हमारा ज्ञापन पीए ने लिया है और उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि हम आपका ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, आपकी बात को रखेंगे और हमें आश्वस्त भी किया है। और आगे देखते हैं क्या होता है। अगर सरकार मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़े
अगली खबर की। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए गृह मंत्री अनिल विज के निर्देश के बाद पलवल में भी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार पूर्णतः बंद नजर आया, लेकिन लोगों की आवाजाही बदस्तूर जारी रही। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कोरोना का कहर। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने शनिवार और रविवार 2 दिन लॉकडाउन की घोषणा बीते दिन की थी, जिसको देखते हुए इस संदर्भ में जब हमने कुछ दुकानदारों से बात की तो एक दुकानदार ने कहा कि अगर 2 दिन बाजार बंद रखने से केसों में कमी आती है। इन दुकानदारों ने बताया अगर सरकार ने 2 दिन लॉकडाउन करने की घोषणा की है तो सरकार के आदेशों की पालना करते रहेंगे और सरकार ने जो पहले नियम बनाए हुए हैं, कोई भी व्यक्ति जब दुकान में प्रवेश करता है तो उसे पहले सैनिटाइज दिया जाता है और बिना मास्क वाले लोगों को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। इसके चलते दुकानदारों ने कहा कि उनकी दुकानदारी पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा थाना प्रभारी यादराम ने बताया कि सरकार व जिला प्रशासन की तरफ से जो दुकानें सरकार की तरफ से खोलने के आदेश दिए हुए हैं, उनके अलावा कोई दुकान खुली हुई मिली तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। देश तो पहले भी लॉकडाउन लगा है, मैंने पहले किया है। दुकान पे जो भी आता है उसे सैनिटाइजर से हाथ धुला देते हैं और बाहर हमने एक मयूर जग रख रखा है, वो हाथ धुला के अंदर आते हैं। और अंदर जो है हम 4 आदमी से ऊपर नहीं आने देते, क्योंकि हमने उस बैरियर भी लगा रखा है। जिस हिसाब से गवर्नमेंट के आदेश हैं उस हिसाब से काम चल रहा है। हमारी मार्केट एक छोटी सी मार्केट है जो बड़े अच्छे पैमाने से पहले भी चल रही है, अब भी उसी तरह चलाएंगे जैसे गवर्नमेंट के आदेश होंगे। सर, ये लॉकडाउन दोबारा लगा है तो क्या प्रबंध किए गए हैं मार्केट के लिए, लोगों के लिए जो दुकानें खोल के बैठे हैं जिनके लिए परमिशन नहीं है? हरियाणा सरकार के गृह मंत्री श्री अनिल विज द्वारा जो कल अध्यादेश जारी किया गया है, शनिवार और रविवार की सभी कार्यालय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के सभी कार्यालय बंद रहेंगे और सभी केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो भी दुकानें आती हैं, जैसे परचून की दुकानें हैं, पानी है, दूध है, सब्जी है, फ्रूट्स वगैरह की दुकानों को छोड़कर और इसके अलावा जो भी दुकानें खुलेंगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अध्यादेश जारी। बात करते अगली खबर की। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में ज्वेलर ने लोगों को उनके जेवर अपने पास रख मोटी कमाई का लालच देकर चूना लगाने का मामला सामने आया है। पीड़ित लोगों के मुताबिक आरोपी ज्वेलर लगभग 25 करोड़ की ठगी कर पिछले 4 महीने से फरार है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ज्वेलर के खिलाफ FIR दर्ज तो कर ली है, लेकिन आरोपी ज्वेलर को गिरफ्तार न होने के चलते ज्वेलर की दुकान के बाहर गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रही फरीदाबाद के सेक्टर 7 में स्थित जैन सन ज्वेलर्स नाम से दुकान, जिसके मालिक लोकेश जैन पर फरीदाबाद के लोगों के साथ करोड़ों की ठगी करने का आरोप लगा है। पीड़ितों का आरोप है कि लोकेश जैन उनसे उनके सोने के आभूषणों को अपने पास रख मोटी कमाई का लालच देता था। इतना ही नहीं, पीड़ित लोगों का आरोप है कि आरोपी लगभग 100 लोगों की कमेटी भी चलाया करता था। ऐसा कर वह लगभग 150 लोगों को चूना लगाते हुए लगभग करोड़ों लेकर फरार हो गया। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की और पुलिस ने आरोपी लोकेश जैन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, लेकिन पिछले 4 महीने से उसकी गिरफ्तारी न होने के चलते लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सभी एकत्रित होकर ज्वेलर की शॉप पर पहुंचे और आरोपी लोकेश जैन की गिरफ्तारी की मांग की। से रहने वाले हैं और इनसे हमारे दादा परदादाओं के टाइम से पूरी रिश्तेदारी, पुरानी रिश्तेदारी के ताल्लुक है। जिनसे कौन सी जगह दुकान है, किस नाम से दुकान है? इस सेक्टर 7 में जैनसन ज्वेलर्स के नाम से इनकी शॉप है जी। तो कितने का गबन है? अगर गबन की बात की जाए, गबन की बात की जाए तो भैया जैसे मार्केट में सुनने में आ रहा है 20 से 25 करोड़ रुपए का गबन है ये जी। तो पापा हैं, उन्होंने अपना गोल्ड वगैरह इनको दिखाया था सेल करने के पर्पज़ से, और इन्होंने ये चीज़ कह के रख ली कि अभी दिखाते हैं, अभी थोड़ा टाइम रुको, क्योंकि काफ़ी टाइम से लेना देना चलता है इन लोगों से। तो इस चक्कर में पापा ने भी इनके ऊपर बिलीव कर लिया। उसके बाद पता चला कि ये तो गायब ही हो गए। हम चक्कर पे चक्कर काटे जा रहे हैं, कोई पता ही नहीं है। कितने समय से आप चक्कर काट रहे हैं पुलिस के? और सर, हमें कम से कम अभी मार्च से लॉकडाउन लगा था, हम इनके पास फरवरी मार्च से ही मतलब कर, उसके बाद फिर लॉकडाउन लग। क्या अंधकार हो रहा है? 4 महीने से फरार है, FIR हो गया, कोई डर ही नहीं है, खुलेआम शहर में घूम रहा है जी। और देखो हम लोग अपने हाथ पे कह रहे जी, हमारी दुहाई कर रहे हैं जी, हमारे को दिलाओ इंसाफ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। बस हमारी यही पटेश है कि प्रशासन हमारी सुने और उसे जल्दी जल्दी पकड़ा जाए। कौन से सेक्टर के अंदर और किस नाम से ज्वेलर्स की दुकान है? ये जी सेक्टर 7 में जैन सन ज्वेलर्स के नाम से है, लोकेश जैन इसका नाम है जी। और सेक्टर 7 इसी में ई में ही ये रहता है। कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी की, कितने का गमन किया है? इसमें जी करीब 150 लोगों का गमन है। ये कमेटी भी करता था, तो 100 लोगों की कमेटी करता था
और 50-60 लोगों का इनसे मोटा लेन देन है। क्या लालच देता था लोगों को, किस प्रकार का लालच? देखो जी, जो हमने इन लोगों से बात करी तो उनको कहता था कि जैसे भाप का मोटे मुनाफे का लालच देता था कि जी आप क्या करोगे घर में रख के सोना, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको इसमें मुनाफा करा दूंगा, व्यापार करा दूंगा। लोग बैठे रहते थे इसके पास, तो बस ये इसने लुभावने वादे करके जी ठग है। चले बात करते हैं अगली खबर की। फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी पार्क में पिछले 4 दिन से मुश्किल हालातों में रह रही एक बुजुर्ग महिला को ताऊ देवीलाल वृद्धा आश्रम के संचालक एवं उनकी टीम के साथ वृद्धा आश्रम लेकर पहुंचे, जहां बताया कि महिला की जायदाद धोखाधड़ी से उन्हीं की 2 बेटियों ने हड़प ली है और उसे घर से बाहर धक्के मार कर निकाल दिया है। उनका दामाद गुरुग्राम पुलिस चौकी में इंचार्ज है, इसलिए कोई पुलिस सहायता भी नहीं कर रही है। इसलिए वह पिछले 4 दिन से पार्क में ही अपने दिन काट रही थी। चलिए मैं बात करते हैं अगली खबर की। मीडिया की खबर का एक बार फिर हुआ बड़ा असर। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में बेसहारा खुले आसमान के नीचे तंबू के नीचे अपना जीवन बसर कर रही जिस बिरमा नामक महिला की खबर को मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, उस खबर पर हरियाणा सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस महिला को वृद्धा आश्रम में ले जाने के लिए केवल रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम को भेजा है, बल्कि महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया को भी मौके पर भेजा। हालांकि बुजुर्ग महिला ने अपने साथ साथ पहले हुई बेकदरी को लेकर महिला आयोग और रेड क्रॉस टीम के साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी दोनों टीमें महिला को अपने साथ ले जाने के लिए उससे मेहनत करती रही। दिखाई दे रहा नज़ारा फरीदाबाद में बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी का है, जहां एक 85 साल की बिरमा नामक महिला अपने बेटे की बेकदरी के कारण खुले आसमान के नीचे जीवन बसर करने पर मजबूर है। बुढ़ापे में किसी भी माता पिता को अपने दिन काटने के लिए बच्चों की जरूरत पड़ती है, लेकिन बच्चों ने मां को दुत्कार दिया और खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर कर दिया है। जहां महिला रह रही है वहां उनके पड़ोसी सुबह और शाम का खाना देकर जाते हैं और महिला का पेट पाल रहे हैं। मीडिया की खबर चली तो सरकार और प्रशासन सख्ते में आ गया और तुरंत की तुरंत महिला आयोग की टीम और रेड क्रॉस सोसाइटी की एम्बुलेंस को सुभाष कॉलोनी में महिला को ले जाने के लिए भेज दिया। ऐसा सेक्रेटरी साहब ने उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि आप वहाँ पर ऐसे माता जी बैठी हुई हैं तंबू के अंदर और उनको लेके आओ और इनको नारी निकेतन इनकी जहाँ भी वृद्धाश्रम में छोड़ो। फिर वहाँ से एक फ़ोन आया कि मेडिकल करा के लाना। फिर मेडिकल का मेरे को जवाब आया कि हम मेडिकल महिला पुलिस के थाने द्वारा बीके से करवा के भेजूँगा। तो यहाँ पर जब मैं मौके पर आया तो पड़ोस वाले और ये लोग जाने को मना कर दिया और माताजी भी कह रही मैं नहीं जाऊँगा हैं। और उसके बाद फिर खबर आया रेणु भाटिया जी आ रही हैं, उन्होंने भी बड़ी कोशिश कर रही हैं और जैसा आदेश होगा उसी हिसाब से मैं। देखिए हम यहाँ पे एक आए थे, ये एक बुज़ुर्ग माँ हैं जो लगभग 90 साल की हैं, जिनके बारे में हमें पता लगा कि उनका परिवार उनको छोड़कर बिल्कुल यहाँ से चला गया है और कुछ आस पड़ोस के लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं, खाना देना, उनके कपड़े वगैरह देना, लेकिन ये काफ़ी बुज़ुर्ग हैं तो इनका जो है परेशानी थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इस वजह से हमें पता लगा तो हमने सोचा इनको रेड क्रॉस की वैन बुलवाई गई और उसमें इनको वन स्टॉप सेंटर ले जाया जाए। उससे पहले इनका मेडिकल चेकअप किया जाए ताकि इनको कुछ अगर परेशानी है तो उसका ध्यान हो और उसके बाद इनको वन स्टॉप सेंटर या फिर किसी वृद्ध आश्रम में इनको जगह दी जाए। परंतु अभी बात करने से पता लगा कि ये माँ बहुत नाराज़ हैं, वृद्धाश्रम या कहीं भी नहीं जाना चाहती, बहुत उदास हैं, यहीं मरना चाहती हैं, मैं यहीं मरूंगी, इस तरह की बात को बोल रही हैं। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इनको लेकर ज़रूर इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट और